कल के वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में बात की थी। उसमें भोसड़चोद गुलाम वंश को ख़त्म किए थे। अब अगला वंश जो आता है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश की शुरुआत 1290 से 1320 तक चलती है। तो खिलजी वंश का पहला राजा तथा संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक गद्दी पर राज करता है। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। इसकी राजधानी किलोखरी थी। इन्होंने जनता की इच्छाओं के अनुरूप ही शासन किया। यह एक उदारवादी शासक था। इन्होंने दक्षिण भारत विजय के लिए अपना भतीजा या दामाद अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतकर वहां से अत्यधिक धन लूटा। जब इससे जलालुद्दीन खिलजी ने धन का हिसाब मांगा तो 1296 ईस्वी में करा मानिकपुर में जलालुद्दीन खिलजी को गाय मार के हत्या कर दिया। जलालुद्दीन मंगोलों को परास्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक। इसके बचपन का नाम अली और गुरसप था। इनका राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में हुआ था। इसे सिकंदर की भांति विश्व विजय का अभियान चलाया तो इसे द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी कहते हैं। इसने खलीफा के पद को मान्यता दिया। नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा विद्वान मौलाना का होता था के कहने पर इसने यह निर्णय बदल दिया। इसने कुतुब मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाई मीनार बनवाना प्रारंभ किया, परंतु यह बहुत छोटा बन पाया। अलाई मीनार। इसने कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरबार नामक गेट बनवाया। मूल्य नियंत्रण के लिए बाजार प्रणाली को लागू किया और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों की पहचान के लिए घोड़ा दागने की परंपरा लागू की। इसके शासक बनने के बाद 4 घोषणाएं की। पहला, अस्थायी गुप्तचर की स्थापना। दूसरा, दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि सरकारी भूमि में परिवर्तन। मद्यपान नशा शराब पर प्रतिबंध किया। छोटे मोटे त्योहारों तथा अमीरों से मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके समय 4 प्रमुख कर थे। जजिया यह गैर मुसलमानों से लिया जाता था। जकात यह मुसलमानों के आय पर लिया जाता था। खराज यह मुसलमानों का भूमि कर था। खुम्स यह सैनिकों से लूट पर लिया जाने वाले कर था। मकान पर घड़ी नामक तथा चारागाह पर चरी नामक कर लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के विभाग दीवाने अरीज सैन्य विभाग हुआ करता था। दीवाने अरीज सैन्य विभाग। दीवाने ईसा शाही आदेशों को पालन करवाना पत्राचार विभाग दीवाने ईसा था। दीवाने वजारत या विरासत यह प्रधानमंत्री होता था। वजीर यह प्रधानमंत्री का पद था जो वजीर के नियंत्रण में था। यह सबसे महत्वपूर्ण पद था। दीवाने रसालत यह विदेशी विभाग था और धार्मिक मामलों की देखरेख करता था। 5वां हो गया दीवाने रियासत। बाजार नियंत्रण पर नजर रखता था। यह बाजार पर नियंत्रण रखता था। दीवाने रियासत। अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत दोनों का अभियान किया था। इसके समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ। इस आक्रमण के कारण इसकी उत्तरी सीमा असुरक्षित हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार के लिए समुद्री मार्ग पर ध्यान दिया और इस उद्देश्य से 1297 ईस्वी में गुजरात के शासक राय कर्ण को पराजित कर दिया। इस आक्रमण का नेतृत्व नुसरत खां कर रहा था। इसी दौरान 1000 दिनार में मलिक कफूर चंद राम नामक हिजरा को खरीद लिया। मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं।
नुसरत खान ने मलिक कफूर को खरीदकर 1298 में गुजरात विजय से वापस आने पर अलाउद्दीन को उपहार में भेंट किया था। गुजरात मार्ग में राजस्थान के शासक बाधा बन रहे थे। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर जीत लिया। 1301 में रणथंबोर को जीता। इसी अभियान के समय नुसरत खान मारा गया। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जीता। 1303 में चित्तौड़ जीता। चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती के लिए किया और यहाँ के राजा रतन सिंह को पराजित कर दिया, किंतु चित्तौड़ की महिलाओं ने जौहर कर लिया। इससे यह साबित होता है अलाउद्दीन खिलजी छिनार था। राजपूत महिला विदेशी आक्रमण से स्वयं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए जलती आग में कूद जाती थी, जिसे जौहर कहा जाता है। पद्मावत फिल्म में भी इसका हम सीन देखते हैं। यह चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत विजय की जिम्मेदारी मलिक काफूर को दिया। मलिक काफूर ने 1307 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर दिया, किंतु रामचंद्र देव की वीरता को देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसे गुजरात के नौसारी का जागीरदार बना दिया। 1309 ईस्वी में वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित कर दिया। प्रताप रुद्रदेव ने अपने सोने की मूर्ति बनाई और उसमें जंजीर पहनाकर अलाउद्दीन खिलजी को भेजा और साथ ही कोहिनूर हीरा भी भेजा एवं अधीनता स्वीकार कर ली। मौगा शासक था रुद्र प्रताप देव। 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने हौसलिया वंश पर आक्रमण किया, किंतु उसकी राजधानी द्वार समुद्र को नहीं जीत सका। 1311 में मलिक काफूर ने पांड्य वंश की राजधानी मदुरई जीत ली। अलाउद्दीन जब निजामुद्दीन औलिया से भूमि का हिसाब मांगा तो उसने कहा, मेरे घर में 10 दरवाजे हैं। अलाउद्दीन के 4 प्रमुख सेनापति जफर खां, नुसरत खां, उलूग खां, मलिक काफूर, यह अपने चारों सेनापति की तुलना पैगंबर के खलीफा से करता था। मंगोलों से लड़ते समय जफर खां की मृत्यु हो गई। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। यह सबसे मूर्ख शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल तथा सल्तनत के बीच सिंधु नदी को सीमा बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के आदेशों को अवहेलना कर दी। इतिहासकार बर्नी कहते हैं कि जब अलाउद्दीन शासक बना तो इस्लामिक कानून शरीयत से खुद को मुक्त कर दिया और एक नए धर्म प्रारंभ करने का प्रयास भी किया। अलाउद्दीन खिलजी तुर्क कबीले का था। इसने सैनिकों के लिए वेशभूषा ड्रेस निर्धारण किया। यह सल्तनत काल का पहला शासक था जिसने भूमि की पैमाइश यानी माप करवाया और उसी आधार पर टैक्स का निर्धारण किया। इसने कुल उपज का 50% कर के रूप में निर्धारित किया। इसके समय लूटपाट से प्राप्त धन का 80% राजकर के रूप में लिया जाता था। दीवान ए मुक्त राज का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया, जिसका संबंध भू राजस्व से था। कर चोरी को रोकने के लिए इसने प्रांतों के गवर्नर की शक्ति को समाप्त कर दिया। इसने दक्षिण भारत अभियान केवल धन लूटने के लिए किया। यह जिम्मेदारी उसने मलिक काफूर को दी थी। सर्वप्रथम उलेमा वर्ग के प्रभाव से स्वतंत्र होकर शासन करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त होता है। इसके दरबार में प्रमुख विद्वान अमीर खुसरो और हसन देहलवी था। यह अपनी राजधानी सीरी दिल्ली के पास स्थापित किया था। यह नगद वेतन, अस्थायी सेना, घोड़ा दागना, सैनिक की हुलिया, बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण प्रारंभ किया था। उसने मंगोलों से निपटने के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाया। इसी के समय राशनिंग प्रणाली लागू हुआ। इसी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल का आक्रमण हुआ तथा भारत पर अंतिम आक्रमण था। इसके समय दिल्ली में हाजियों द्वारा विद्रोह किया गया था। इसी के समय दीवान ए मुक्तराज विभाग प्रारंभ किया गया था, जिसका संबंध वित्त यानी भू राजस्व था।
अमीर खुसरो के प्रसिद्ध पुस्तक खजाइनुल फुतूह में इसे द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। खजाइनुल फुतूह में इसे द्वितीय सिकंदर कहा गया है। यह बिना खलीफा की स्वीकृति से गद्दी पर बैठने वाला प्रथम शासक था। इसने मुख्य अधिकारी मुहत्सिब कहलाता था। यह प्रथम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक उत्पादन पर राजस्व निर्धारण किया था। सीरी का किला, हजार खंबा महल, अलाई दरवाजा, जहमत खान मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसका? सीरी का किला, हजार खंबा महल, अलाई दरवाजा, जहमत खान मस्जिद का निर्माण करवाया था। दिल्ली में बसने वाले मंगोल को नवीन मुसलमान कहा गया था। दिल्ली के खिलजी शासक तुर्क थे। इसके समय सेना का गठन दशमलव प्रणाली के आधार पर था। इसके समय खालसा भूमि सबसे अधिक विकसित हुआ जो राजा के नियंत्रण में होता था। भारत में प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुंबद इसी के समय प्राप्त हुआ। घोड़े के नाल के जैसा मेहराब का सर्वप्रथम प्रयोग इसी के द्वारा किया गया था। इसके बाद अगला शासक आता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी। इसने खलीफा के पद को मान्यता नहीं दिया। यह दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाता था एवं कभी कभी नंगा आ जाता था। यह बरनी द्वारा कहा गया है। खुसरो खान ने 1320 में इसकी हत्या कर दी। खिलजी वंश का सेनापति या मुख्यमंत्री खुसरो खान ने इसकी हत्या कर दी और खुद शासक बन गया। इस प्रकार खिलजी वंश का अंत हो गया। खिलजी वंश का कार्यकाल सबसे छोटा था। खिलजी वंश के शासक निम्न कबीले से संबंध रखते थे। नसरुद्दीन खुसराव शाह या खुसरो खां, यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। यह पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। इसे इस्लाम का शत्रु भी कहा जाता था। इसे नसरुद्दीन खुसराव शाह या खुसरो खां को इस्लाम का शत्रु भी कहा जाता था। इसके बाद आता है तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया। यह किसानों के लिए नहर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। अतः इसे नहरों का जनक या पिता कहा जाता है। हालांकि सर्वाधिक नहरों का जाल बिछाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक ने अपना पहला अभियान जोना खान के नेतृत्व में तेलंगाना के लिए किया। जोना खान ने तेलंगाना जीतकर उसका नाम सुल्तानपुर रख दिया। इस विजय के बाद जौन खान को मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया। अच्छा, गयासुद्दीन तुगलक ने खुद के नेतृत्व में बंगाल अभियान किया, किंतु बंगाल से इसे धन की प्राप्ति नहीं हुई। इसने निजामुद्दीन औलिया को संदेश भिजवाया कि मेरे दिल्ली पहुंचने तक दान में दी गई भूमि का हिसाब तैयार रखो। इसके उत्तर में निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि दिल्ली दूरस्थ हुजूर, दिल्ली अभी दूर है। मोहम्मद बिन तुगलक ने यूपी के अफगानपुर में गयासुद्दीन तुगलक के विश्राम के लिए लकड़ी का महल बनवाया, किंतु इस महल के गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की 1325 ईस्वी में मृत्यु हो गई। 1325 ईस्वी में निपट गया महल में दब के। यह गाजी का उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान था। गयासुद्दीन तुगलक पर 29 बार मंगोलों का आक्रमण हुआ था। डाक और हुलिया प्रथा का प्रणेता अलाउद्दीन खिलजी था, किंतु उसे प्रभावशाली ढंग से गयासुद्दीन तुगलक ने लागू किया था। डाक प्रणाली को पूर्णतः गयासुद्दीन तुगलक ने व्यवस्थित किया था। इस समय डाक विभाग के अधिकारी को वरीद ए मुबालिक कहा जाता था। तुगलक वंश में डाक विभाग के अधिकारी को वरीद ए मुबालिक कहा जाता था। कृषि आपदा या अकाल की स्थिति में राजस्व की छूट देने की नीति गयासुद्दीन तुगलक द्वारा अपनाई गई थी। नस्क या गल्ला बटाई प्रथा का संबंध भू राजस्व था। नस्क या गल्ला बटाई प्रथा का संबंध भू राजस्व था, जो गयासुद्दीन तुगलक द्वारा प्रारंभ किया गया था। गयासुद्दीन के समय राजस्व निर्धारण के लिए भूमि मापन से संबंध नहीं था। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन के समय लिए गए अमीरों के भूमि को पुनः लौटा दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर रोमन शैली में
तुगलकाबाद नामक शहर स्थापित किया। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक शहर स्थापित किया। मोहम्मद बिन तुगलक, इसका वास्तविक नाम जॉन खान था। यह दिल्ली के गद्दी पर 1325 ईस्वी में बैठा। यह 23 भाषाओं का अच्छा जानकार था, साथ ही ज्योतिष, खगोल तथा गणित का भी अच्छा विद्वान था। इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा शासक था, सबसे मूर्ख अलाउद्दीन खिलजी था। इसके समय सल्तनत काल का विकास बहुत तेजी से हुआ, साथ ही बिखराव भी बहुत तेजी से हुआ। इसके समय साम्राज्य को 29 प्रांतों में बांटा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 सबसे बड़ी गलतियां की। पहला गलती, इसने दोआब पर तब टैक्स बढ़ा दिया जब वहां अकाल पड़ा था। किसानों के विद्रोह के कारण इसने अमीर एक कोही नामक कृषि विभाग बनवाया जो किसानों की मदद के लिए था। दूसरा गलती, तांबे की सांकेतिक मुद्रा 1329-30 में चलवाया, किंतु इस मुद्रा का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होने लगा। तीसरा गलती, इसने मंगोल आक्रमण के डर से तथा दक्षिण में इस्लाम के प्रसार के लिए राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद को 1327 ईस्वी में स्थानांतरित किया, जो असफल रहा। चौथा गलती, इसने खुरासन यानी कि ईरान पर आक्रमण के लिए 3 लाख सैनिकों की फौज बनाई और उन्हें अग्रिम वेतन भी दिया, किंतु अंतिम समय में वह खुरासन के शासक से संधि कर लिया। पांचवा गलती, इसने सैनिक के विद्रोह से बचने के लिए उन्हें हिमालय की दुर्गम चोटी काराचील अभियान के लिए भेजा, जहां अधिकांश सैनिक आपसी विवाद में लड़कर मर गए। 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का ने दिल्ली सल्तनत से टूटकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। 1347 में हसन गंगू ने दिल्ली सल्तनत से टूटकर बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। 1333 में मोरक्को अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता 7000 किलोमीटर की यात्रा के बाद दिल्ली पहुंचा। रहेला नामक पुस्तक के लेखक इब्न बतूता था। मोहम्मद बिन तुगलक इसकी विद्वता से खुश हुआ और उसे दिल्ली का काजी जज नियुक्त कर दिया। इब्न बतूता के कहने पर ही मोहम्मद बिन तुगलक ने डाक विभाग प्रारंभ किया था। इब्न बतूता के नेतृत्व में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक दूत मंडल को चीन में भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक होली का त्यौहार अपने दरबार में मनाता था। एमबीटी का कहना था कि मेरा राज रुग्ण यथार्थ बीमार हो चुका है। एमबीटी की मृत्यु पर बदायूनी का कहना है कि जनता को अपने राजा से एवं राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल गया, मुक्ति मिल गया। इसे रक्त पिपासु या पगला बादशाह भी कहा जाता है, पागल वाहनचोद। फिरोज शाह तुगलक, यह जोना खान अर्थात एमबीटी का चचेरा भाई था। इसकी माता सोनार थी, अतः इस पर हिंदू होने का आरोप न लगे इसलिए इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। इसका राज्याभिषेक 1351 में हुआ। यह अशोक के हरियाणा के टोपड़ा विलेय को तथा यूपी के मेरठ विलेय को दिल्ली में स्थापित कर दिया। इसने अलग से एक नहर विभाग बनवाया और 300 से अधिक नगर यानी कि शहर का निर्माण कराया, जैसे जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर आदि। इसने 1200 से अधिक फलों के बाग बगीचे लगवाए ताकि फलों की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। इसने नहरों का जाल बिछा दिया। इसी के समय सर्वप्रथम सिंचाई कर टैक्स लेना प्रारंभ कर दिया। जो सरकारी किसान नहर की खेती करता था उसे हक ए सर्व नामक टैक्स देना होता था, जो कुल उपज का 10% या 1/10वां भाग होता था। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सर्वाधिक दास 1,80,000 थे। इसने दासों की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान बनवाया। दीवान ए बंदगान था किसके लिए? दासों की देखभाल के लिए। इसने बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता भी दिया। गरीब, असहाय तथा अनाथ की सहायता के लिए इसने एक अलग विभाग दीवान ए खैरात बनवाया। इसने दरुल सफा नामक एक मुफ्त अस्पताल बनवाया। सरकारी खर्च पर हज यात्रा करवाई। विभिन्न धर्मों का आपसी समन्वय के लिए इसने एक अनुवाद विभाग बनवाया। एफएसटी को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। जौनपुर को सिराज ए हिंद के रूप में जाना जाता है। जौनपुर को सिराज ए हिंद के रूप में जाना जाता है। इसके समय अद्दा एवं विख नामक 2 सिक्का चलाया। अद्दा एवं विख नामक 2 सिक्का एफएसटी के समय में चला था। फिरोज इसने दासों की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान बनवाया। इसने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी दिया।
गरीब, असहाय तथा अनाथों की सहायता के लिए इसने एक अलग विभाग दीवाने खैरात बनवाया। दरुल सफा नामक एक मुफ्त अस्पताल बनवाया। सरकारी खर्च पर हज यात्रा करवाई। विभिन्न धर्मों में आपसी समन्वय के लिए इसने एक अनुवाद विभाग बनवाया। एफएसटी को सल्तनत काल का अकबर कहते हैं। जौनपुर को सिराज ए हिंद के रूप में जाना जाता है। इसके द्वारा अद्दा एवं विख नामक 2 सिक्का चलाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया। कोटला दुर्ग का निर्माण एफएसटी ने दिल्ली में करवाया। इसके समय सर्वाधिक सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर अधिक धन खर्च किया गया था। इसी के समय भू राजस्व वसूली के लिए भूमि को ठेके पर देने की प्रथा प्रारंभ की गई थी। इसी के समय सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग का स्थापना किया गया था। इसी के समय प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करना प्रारंभ किया गया था एफएसटी के समय। इसी के द्वारा फुतुहात ए फिरोज शाही पुस्तक लिखा गया है। माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र राजा है जिसने खुद का पुस्तक लिखा था, फुतुहात ए फिरोज शाही, एफएसटी द्वारा। इसी के समय सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया गया था। ये 1388 ईस्वी में निपट गया। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में बर्नी नामक विद्वान रहता था जिसने फतवा ए जहांदीरी तथा तारीख ए फिरोज शाही नामक पुस्तक की रचना की। फतवा ए जहांदारी तथा तारीख ए फिरोज शाही नामक पुस्तक की रचना फिरोज शाह तुगलक ने किया। इसके बाद शासक बनता है नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद के समय तुगलक वंश का बिखराव बहुत तेजी से होने लगा। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका साम्राज्य दिल्ली से पालम तक था। इसने पंजाब का सूबेदार खिज्र खान ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1398 ईस्वी में मिसोल सेनापति तेमुरलंग ने इस पर आक्रमण किया। तेमुरलंग के डर से यह दिल्ली छोड़ के भाग गया। तेमुरलंग ने खिज्र खां को दिल्ली का सूबेदार नियुक्त किया। तेमुरलंग के आक्रमण से तुगलक वंश का अंत हो गया। इस प्रकार इस वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने इसकी हत्या कर दी। यह दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश था। इसके समय मलिक सरवर नामक के हिजरा था। नसरुद्दीन महमूद के समय मलिक सरवर नामक का हिजरा था। क्वेश्चन पूछा गया होगा इसलिए लिखा हो। सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक खिज्र खां, सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान था। सैयद वंश स्वयं को इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था। यह सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश था। 1398 में तैमूर के भारत आगमन के समय 1398 में तैमूर के भारत आगमन के समय खिज्र खान ने उसकी सहायता की थी, जिस कारण तैमूर ने भारत से लौटते समय उसे मुल्तान, लाहौर एवं बीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। 1414 ईस्वी में खिज्र खान दिल्ली की गद्दी पर बैठा। खिज्र खान ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि इसने स्वयं को रैयत ए आला कहा। खिज्र खान ने स्वयं को रैयत ए आला कहा। खिज्र खान ने अपने आप को तेमुरलंग का पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधित्व माना था। खिज्र खान की मृत्यु 1421 ईस्वी में हो गई। इस वंश का शासक मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण की। मुबारक शाह ने खुतबा पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के चलवाया। साथ ही खुतबे से तैमूर वंशजों को सिक्के से तुगलक वंश के शासकों का नाम हटवा दिया। इसने सैनिक पर अपना नाम मुइजुद्दीन मुबारक खुतवाया। इसने 1433 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे मुबारकबाद नामक शहर की स्थापना किया। तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक के लेखक शहाबुद्दीन अहमद क्या था, जिसने इस वंश की जानकारी मिलती है। तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक के लेखक याबिन अहमद द्वारा किया गया था, जो मुबारक शाह के शासनकाल में क्या था, इससे इस वंश की जानकारी मिलती है। भटिंडा तथा दोआब के विद्रोह में मुबारक शाह के समय हुआ था। इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश के सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक था। 1451 में बहलोल लोधी ने इसकी हत्या कर दी और लोधी वंश की स्थापना कर दी। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक यह भारत का पहला शुद्ध अफगान वंश था। इस वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे।
इसने अपने दरबारियों के सम्मान में खाया जाता था और उसके बैठने के बाद बैठता था। इसने जौनपुर पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। इसने एक सिक्का चलाया जिसे बहलोली सिक्का कहते हैं। बहलोली सिक्का अकबर के काल तथा प्रचलन में था। बहलोल लोधी ने अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोधी ने ग्वालियर का शासक राय कर्ण को 1487 ईस्वी में पराजित किया। यह उसका अंतिम अभियान था। अगला शासक सिकंदर लोधी बना। यह वंश का सबसे योग्य शासक था। इसके 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाई। गुलरुखी नामक पुस्तक पत्रिका लिखी थी। जमीन की पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी नामक एक मापक बनाया जो 30 इंच के बराबर होता था। इसने खद्दान से अर्थात खाद्य पदार्थ से टैक्स हटा दिया। तजिया निकालने तथा महिलाओं के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। इसे 1518 ईस्वी में खतौली के युद्ध में राणा संगा ने पराजित कर दिया। 1518 में खतौली का युद्ध होता है, राणा संगा ने इसको पराजित कर दिया। इब्राहिम लोधी से संबंधित आलम खां एवं दौलत खां पंजाब से था ने इब्राहिम लोधी को मारने के लिए बाबर को आमंत्रित किया। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी की हत्या कर दी और लोधी वंश का स्थान पर मुगल वंश की स्थापना कर दी। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जिसे युद्ध के मैदान में मार दिया गया। दिल्ली सल्तनत की सांस्कृतिक व्यवस्था। दिल्ली सल्तनत पर इस्लामिक कानून लागू थे किंतु अधिकांश जनसंख्या मुसलमान नहीं थी। इस कारण इतिहासकार बर्नी ने सल्तनत काल को वास्तविक इस्लाम नहीं कहा। सल्तनत काल के अधिकारी अमीर तथा सुल्तान तुर्क कबीले का होता था अधिकतर अधिकारी। वित्तीय व्यवस्था। इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि एवं व्यापार था। इस समय 5 सबसे प्रमुख कर थे: उस्र, मुतई, खराज, चरी, घरी। खुम्स को मुख्य राजस्व नहीं मानते थे क्योंकि यह लूट का धन था। जजिया तथा जकात को भी मुख्य राजस्व नहीं मानते थे क्योंकि यह धार्मिक कर था। इसके टैक्स पर कर वसूलने वाला सबसे छोटा ग्रामिक अधिकारी चौधरी होता था, जबकि सबसे बड़ा अधिकारी इक्तादार होता था। जब इक्तादार निश्चित टैक्स से भी अधिक टैक्स वसूल कर देता था तो इसे अतिरिक्त आय को फाजिल कहा जाता था। टैक्स वसूलने में हो रहे भ्रष्टाचार की निगरानी के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान मुक्त खराज नामक विभाग बनवाया था। सल्तनत काल में टका तथा जीतल ही प्रमुख सिक्के थे जिसे इल्तुतमिश ने चलवाया था। गुलाम वंश के शासक अलाउद्दीन महमूद शाह ने अपने सिक्के पर खलीफा का चित्र बनवाया था। सल्तनत कालीन धार्मिक व्यवस्था। जाविद। राज के कानून को जाविद कहते हैं। शरीयत या हदीस। धार्मिक कानून को शरीयत या हदीस कहा जाता था। दीवान ए रिसालत। यह धार्मिक मामलों की जांच करने के लिए था। दस्तार वंदान। ये उलेमाओं का समूह था जो सर पर साफा अर्थात पगड़ी बांधता था। उच्च धार्मिक गुरुओं को उलेमा कहते थे। सल्तनत कालीन स्थापत्य या वास्तुकला। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब की आकृति सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने अलाय दरबार में की है। अष्टभुजी मकबरा का निर्माण तुगलक काल में हुआ। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर बसाया। बड़े आकार के मेहराब दीवार का निर्माण खिलजी वंश में हुआ। बलबन ऐसा सुल्तान था जिसका मकबरा शुद्ध इस्लामिक पद्धति में बना। देखते हैं शासक और उसका कुछ निर्माण। कुतुबुद्दीन ऐबक यह पहला क्या कहता है, कुबुत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाता है। भारत में निर्मित प्रथम मस्जिद था। 28 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाता है। इस मस्जिद की दीवार पर विग्राहक चतुर्थ द्वारा रचित संस्कृत नाटक हरिकेली के अंश मिलते हैं। यहाँ पहले बौद्ध मठ व संस्कृत विद्यालय था। उसके बाद आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार दिल्ली में बनवाया। सुल्तानगढ़ी या नसरुद्दीन का मकबरा दिल्ली में बनवाया। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली स्केच शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा था। हौजी ए शमसी बदायूं इल्तुतमिश ने बनवाया। बलबन का मकबरा दिल्ली में शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा था। लाल महल। बलबन
बलबन का मकबरा दिल्ली में शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा था। लाल महल दिल्ली में बलबन ने बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा दिल्ली में, सीरी का नगर दिल्ली में, हजार खंबा महल दिल्ली में, हौज ए खास दिल्ली में, जमात खान मस्जिद दिल्ली में बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा, सीरी का नगर, हजार खंबा महल, हौज ए खास, जमात खान मस्जिद दिल्ली में बनवाया था। कुछ विभाग था सल्तनत काल का। दीवान ए मुक्तराज वित्त विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। दीवान ए कोही कृषि विभाग था, एमबीटी ने बनवाया था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था, बलबन ने बनवाया था। दीवान ए बंदगान दास विभाग था, एफएसटी ने बनवाया था। दीवान ए खैरात दान विभाग था, यह भी एफएसटी ने बनवाया था। दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग था, एफएसटी ने बनवाया था। फिर से एक बार, दीवान ए मुक्तराज वित्त विभाग हुआ करता था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। दीवान ए कोही कृषि विभाग हुआ करता था, एमबीटी ने बनवाया था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था, बलबन ने बनवाया था। दीवान ए बंदगान दास विभाग था, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। दीवान ए खैरात दान विभाग था, यह भी एफएसटी ने बनवाया था। दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग था, यह भी एफएसटी ने बनवाया था। सल्तनत कालीन साहित्य। सल्तनत काल में फारसी भाषा का प्रचलन था। सल्तनत काल के सबसे बड़े कवि अमीर खुसरो थे, जिन्हें मंगोलों ने बंदी बना लिया था, किंतु वह वहां से भाग गया। यह बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक 7 राजाओं के दरबार में रहे थे। इसने अपनी दरबार में संरक्षण अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। किसको? अमीर खुसरो को। यह हिंदी, फारसी तथा खड़ी बोली के जानकार था अमीर खुसरो। इन्होंने सर्वाधिक रचनाएं खड़ी बोली में की थी। इसकी सबसे प्रमुख रचना तारीख ए दिल्ली है अमीर खुसरो की। इन्हें तोता ए हिंद कहा जाता था। किसको? अमीर खुसरो को। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने तबला तथा सितार का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। सितार को हिंदू मुस्लिम का मिश्रण कहते हैं। सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था, जिसने अपनी आत्मकथा लिखी से फतुहात ए फिरोज शाही कहते हैं। चलिए, भौसर चौथ दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया।